आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में देखेंगे। समझेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर में किस-किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे थॉट डेवलप करना है और कैसे प्रॉपर लैंग्वेज में उनको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? तो ये जो वर्ड है एनालिटिकल, ये एनालिसिस वर्ड से आया है, यानी कि विश्लेषण। अब विश्लेषण का मतलब ये है कि आप कोई डाटा देख रहे हो, तो उस डाटा से ये समझना कि ये डाटा कह क्या रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या रिवील कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, मतलब डाटा का मतलब है क्या वो। तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या हो गया? तो एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जहाँ पर आप क्या करते हो ना कि किसी भी डाटा को पढ़ते हो। डाटा कुछ भी हो सकता है, एक चार्ट हो सकता है, एक ग्राफ हो सकता है, कोई टेबल है, किसी डायग्राम के फॉर्म में मिल सकता है या किसी मैप के फॉर्म में आपको डाटा दिया जा सकता है। अब इस डाटा को देख देख के हम क्या करेंगे, तो इसको इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे कि ये डाटा है क्या, किस बारे में ये डाटा है, उसको एक्सप्लेन करना है और फिर कंपेयर करना है वेयर एवर नीडेड। इसके अलावा एनालिटिकल पैराग्राफ इज सोलेली फोकस्ड ऑन द डाटा। आपको डाटा के बाहर नहीं देखना है, यानी कि आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है अनलेस आपसे मांगा जाए। उसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2022 का, सीबीएसई क्लास 10। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक पाई चार्ट है। इसमें आपको हॉबीज दी गई हैं समर वेकेशंस के दौरान। तो आपको करना क्या है, इसको समझना है, इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है और कंपेयर करना है। उसी 2023 का ये सवाल है। अगेन डाटा आपको दिया गया है, सेम तीन चीजें, इंटरप्रेट करना है, इसको समझना है, समझाना है और कंपेयर करना है। वैसे ही ये 2023 का सवाल है जो थोड़े डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है। और यहाँ जो मैंने ये बॉक्स में लिखा है इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे इस टाइप के सवालों को हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि क्या दिया गया है, उसको समझना है, समझाना है और फिर कंपेयर कर देना है। उसके बाद 2024 का ये सवाल, यहाँ भी समझना है, समझाना है और कंपेयर कर देना है। 2024 में ही ये ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था, यानी कि दो क्वेश्चन थे, आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। तो जो भी इजी रहे आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हार्ड वाले की तरफ नहीं जाना है। तो यहाँ पर भी डाटा दिया गया है, तो समझना है, एक्सप्लेन करना है और कंपेयर करना है, जहाँ पर भी कंपैरिजन दिखता है। वैसे ही ये डाटा है साल 2025 का। ये भी एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है, समझ के, समझा के, कंपेयर करके और फिर कंक्लूड कर देना है। ये 2025 का ऑप्शनल में सवाल था, थोड़े डिफरेंट फॉर्म में, इसको भी हम समझेंगे। अब बात आती है कि हमें कितनी लाइन या कितने वर्ड्स लिखने चाहिए। तो देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ में अब थॉट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं लिख सकते, ठीक। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में सीबीएसई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 100 टू 120 वर्ड्स में लिखा जाता है। अब आंसर शीट में आप 8 टू 10 लाइन लिखिएगा। ये लाइन कैसे डिवाइड करेंगे वो हम आगे समझेंगे। ज़्यादा छोटा भी नहीं लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने तो ये क्वेश्चन समझा ही नहीं है, आपके पास थॉट है ही नहीं, तो वो ऐसी ही एक नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिख देना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने में आपकी टाइम वेस्टेज होगी और कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। 5 नंबर का सवाल है, 5 से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। इसके अलावा अगर ग्रामेटिकल एरर हो गया तो उसके नंबर कटेंगे अलग से। हाँ, हैंडराइटिंग मैटर करती है। तो आपकी हैंडराइटिंग अगर बड़ी-बड़ी है, तो आप कोशिश करिए कि उसे प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ। थोड़ा समय लेकर के अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके आप प्रॉपर टाइम में उसको लिखने की कोशिश करें। अभी से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। अगर आप छोटा-छोटा लिख रहे हैं, तो इंश्योर करिए कि वर्ड्स के बीच में थोड़ा आप गैप दीजिए, ठीक है? फालतू का टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं करना है, ज़्यादा डाटा के चक्कर में वहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है? आगे आते हैं कि क्या एक टाइटल लिखना ज़रूरी होता है? तो देखिए, ऐसे तो टाइटल कई बार क्वेश्चन में ही डिमांड कर दिया जाता है,
अगर डिमांड नहीं है और आपको लग रहा है कि हाँ, आप एक अच्छा टाइटल दे सकते हो, तो दे दीजिए। टाइटल का क्या सीन है कि टाइटल डाटा से रिलेटेड होना चाहिए, शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए और उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया है और ये पूरा डाटा इसी टाइटल को रिफ्लेक्ट करेगा। टाइटल का क्या सीन है, तो कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस का एक डाटा है, तो आपने सिंपल लिख दिया एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। वैसे ही अगर आपको बिक्री के बारे में बताया गया है कि 2022 से 24 तक बिक्री कैसी रही है, तो वहां पर आप कर दोगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सेल। कंपैरेटिव क्यों लिखा गया? कंपैरेटिव इसीलिए लिखा गया क्योंकि हम अलग अलग ईयर के सेल को कंपेयर कर रहे हैं। इतना लिख के अंडरलाइन कर देना है। आगे आते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का। तो एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्मेट में चार बातें आती हैं। सबसे पहले टाइटल। टाइटल यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको लग रहा है आप बेटर टाइटल दे सकते हो, देन गो फॉर इट। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, जो कि 2-3 लाइनों में हो जाना चाहिए। बॉडी आपकी 5 से 6 लाइन में होनी चाहिए, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और कंक्लूजन अगेन 1 to 2 लाइन्स में हो जाना चाहिए। इसमें मोस्टली हो जाता है, स्टूडेंट्स आराम से कर पाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और कैसे इसको लिखना है, क्या आपको फ्रेजेस या वर्ड्स यूज करने हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए, आप यहाँ पर ये बताते हो कि ये पूरा डाटा किस बारे में है। डाटा का टाइप बताओगे कि ये बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, कोई सर्वे है, कोई क्लेम है, ये आप बताओगे। और अगर टाइम पीरियड दिया गया है तो उसको मेंशन कर दोगे। जैसे कुछ इंट्रोस क्या हो गए, द गिवन बार ग्राफ इलस्ट्रेट, ये बार ग्राफ ये दर्शाता है। द टेबल प्रेजेंट्स डाटा रिगार्डिंग दिस, टेबल इस बारे में डाटा प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कुछ भी हो सकता है, या आप बस डिपिक्ट पे ही रोक सकते हो कि पाई चार्ट ये डिपिक्ट कर रहा है, ये दर्शा रहा है। लाइन ग्राफ है, लाइन बनी हुई है, तो लाइन ये ट्रेंड दिखा रहा है। किसी चीज की बिक्री का ट्रेंड हो सकता है, किसी की परफॉर्मेंस का ट्रेंड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, द बार ग्राफ इलस्ट्रेट, क्या ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग डिफरेंट ग्रेड्स इन एन एग्जामिनेशन। अब अगर दिया है कब से कब हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर दो, कंडक्टेड बिटवीन 2022 एंड 2025। अब हम आगे चलते हैं बॉडी के तरफ। बॉडी कैसे लिखनी है, देखिए, जो भी फिगर्स हैं उनको केयरफुली यूज करना है। आपके पास 5 डाटा 6 डाटा जो भी डाटा दिए गए हैं, उसको सावधानी पूर्वक यूज करना है। कोई भी डाटा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मेंशन करिए हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को, क्योंकि ये जब हमें क्लियर हो जाता है ना, तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस दे पाते हैं हमारी पैराग्राफ को। आपको पता है एक ही पैराग्राफ लिखना है, उस पैराग्राफ में ऐसे लाइन ब्रेक करके तो आप नहीं लिख दोगे, अलग अलग पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको। तो एक पैराग्राफ लिखोगे तो सारा डाटा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद आप कंपेयर करोगे और ट्रेंड बता दोगे। कैसे ये सारी चीजें करनी है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी। अब ऐसा करने के लिए आप खुद से क्वेश्चन करो कि ठीक है, ये जो सवाल दिया गया है मैं इससे डर तो नहीं रहा हूँ, मैं बस इससे देख के यही पूछूंगा, बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ओके, लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये भी पता चल गई। क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ओबियसली ईयर के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। क्या कोई कंपैरिजन है क्या, किसी चीज में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है, जैसे बॉय गर्ल में कंपैरिजन हो रहा है, कॉलेजेस में कंपैरिजन हो रहा है, प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन हो रहा है, हॉबीज में क्वेश्चन कंपैरिजन हो रहा है। क्या इस टाइप का कंपैरिजन है, या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें निकल के आ रही है क्या, वो हमें पता करना है। इसके लिए कुछ रेडीमेड चीजें हैं आपके पास, क्योंकि आपको एक ही एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, तो इनमें से आप कोई भी अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे इट इज एविडेंट दैट a significant increase can be observed in in contrast, ये कहाँ लगाना है, जहां पर दो टाइप के डाटा हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो।
हाईएस्ट लोएस्ट हो, वहां पे आप लगाइएगा इन कॉन्ट्रास्ट टू। जैसे अगर ग्रेड ए 40% स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रेड ए, स्टूडेंट्स स्कोरिंग ग्रेड बी is this percent, let's say 40%, 20%, whatever. वेयर एज आप लगा सकते हो अपोजिट मेंशन करने के लिए कि ग्रेड ए के बच्चे इतने स्कोर किए हैं, इतने बच्चे ग्रेड ए स्कोर किए हैं, वेयर एज जबकि इतने बच्चे ग्रेड बी स्कोर किए हैं। या सिंपल, द डाटा क्लियरली इंडिकेट्स this there is a sharp or steady rise in this. ऑन दी अदर हैंड, ये भी सिंपल है, मोस्ट कॉमन है, और सिमिलरली अगर समान डाटा है तो वहां पर आप लगा पाइएगा। जैसे ग्रेड ए के बच्चे 20% लाए हैं, वैसे ही ग्रेड बी के स्टूडेंट्स जो हैं वे भी 20% लेकर के आए हैं। हालांकि वेयर एज ऑन दी अदर हैंड ग्रेड सी और ग्रेड डी में एक डिप दिख रहा है। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया कि इट इज एविडेंट दैट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है ग्रेड ए, अकाउंटिंग फॉर मतलब आप डाटा मेंशन कर रहे हो कि ये कितना है, 40%। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, अब लोएस्ट आ गया ना, ग्रेड ए का हाईएस्ट था, ग्रेड डी जो है उसका लोएस्ट है, 10% है केवल। तो इन कॉन्ट्रास्ट ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स गॉट ग्रेड डी। ठीक है, हाईएस्ट बता दिया, लोएस्ट बता दिया, तो बाकी बच्चे इसके बीच में है। हाँ, तो ग्रेड बी और सी ने मॉडरेट फिगर दिया है 30%, 20% रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया जाता है जब आप दो को यूज कर रहे हो ना। इसका मतलब ये हो गया कि 30% ग्रेड बी का है और 20% ग्रेड सी का है। ठीक है, और इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ, संतोषजनक है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन संतोषजनक है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कुछ बातों की तरफ कि जब आप डाटा लिख रहे हो, एक सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस का मतलब है हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखते चले जाना, या लोएस्ट टू हाईएस्ट लिखते चले जाना, बीच में कोई भी डाटा नहीं ऐड कर देना है। क्या आप यूज कर सकते हो, फॉलोड बाय, फर्दर मोर, सब्सिक्वेंटली, बिसाइड्स दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ग्रेड ए के बच्चों को मेंशन किया है, तो उसके बाद आप लिखिएगा दिस इज फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, या दिस इज फॉलोड बाय 10% स्टूडेंट्स, या सॉरी 30% स्टूडेंट्स स्कोरिंग ग्रेड सी, furthermore 20% scoring grade B, and subsequently 10% स्टूडेंट्स स्कोरिंग ग्रेड डी। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, हमने इंटरलिंक भी कर लिया। अब एनालिटिकल का एक मतलब होता है मीनिंग होना। आप नंबर दे रहे हो तो नंबर का क्या मीनिंग है। ठीक है, 10% है तो क्या, तो 10% है तो सबसे लोएस्ट है ना। अच्छा, 20% है तो क्या, तो 20% है तो मीडियम रेंज है। अच्छा, सेल बहुत जल्दी गिर गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अदर चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे या उसकी प्राइस ज्यादा होगी। अच्छा, तो अगर व्हीकल से बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमें व्हीकुलर एमिशन को रोकना पड़ेगा। तो हमेशा आप नंबर में मीनिंग ऐड करो कि इस नंबर का क्या मतलब है। अगर एआई, लेट्स से एआई जो है बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा बजट लगता है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है कोई भी एआई स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो छोटे मोटे कारोबारी हैं वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एआई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो हमेशा मीनिंग ऐड करनी है किसी भी नंबर में। अब हम आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखिए, कंक्लूजन में अगेन दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आपको एक ही एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं कि डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है, ये डाटा क्या दर्शा रहा है, ऐसी क्या बात है जो ये डाटा दुनिया को बताना चाहता है, एक्सपोज क्या कर रहा है ये, और इन समरी संक्षेप में आपने क्या ऑब्जर्व किया है इस पूरे डाटा से।
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ओवरऑल द डाटा रिवील्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेल with majority of students getting top grades। यानी कुल मिला के डाटा यही दर्शा रहा है कि अधिकांश बच्चों ने अच्छा किया है टॉप ग्रेड पा करके। मतलब ज्यादातर छात्रों के, क्योंकि 40% का ग्रेड ए था, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक, ये कुछ वोकेबलरी है जो आप यूज कर सकते हो। अगेन सारा आपको याद नहीं करना है, जो आपको अच्छा लग रहा है याद कर लेना है। जैसे नीचे कोई चीज जा रही है तो डिक्रीज हो रहा है, या डाउन स्विंग हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एक एक वर्ड आपको सब में से याद कर लेने हैं। अगर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। अच्छा, कोई चेंज नहीं है तो रिमेन द सेम, स्टेबल है, अनचेंज्ड है। ठीक है, अगर लगातार चेंज हो रहा है, कम ज्यादा, तो फ्लक्चुएट हो रहा है, या अनस्टेबल है, या वोलेटाइल है। अच्छा, अब कहीं पे पोजीशन हो गया है, एक पोजीशन पे एक मतलब एक जगह पर पहुंच गया है वो, तो आप कहिएगा कि ये अपनी पीक पर पहुंच गया, ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया। स्टूडेंट 950 910, जैसे आप दिल्ली AQI के बारे में समझ रहे हैं, हाल फिलहाल बहुत न्यूज में था कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या है, तो AQI 450 चला, 450 चला गया, 310 चला गया। AQI में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, या एयर पोल्यूशन में अभी क्या हुई, थोड़ी मिटिगेशन हुई, इसीलिए AQI में सुधार हुआ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो का जो क्रक्स था, जो आइडिया था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम दोबारा से उन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है और कंक्लूड कर देना है। ठीक है, एक और चीज, आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये था, तो आप क्या इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि द गिवन पाई चार्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, द गिवन पाई चार्ट shows the data on hobbies of students during summer vacation। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत शॉर्ट हो गया, तो आप इन सारी एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, हाईएस्ट क्या है, 34%, लोएस्ट क्या है, 7%, हाईएस्ट से लोएस्ट चलूं या लोएस्ट से हाईएस्ट, तो हाई टू लो चलना प्रिफरेबल होता है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ज्यादातर बच्चों की हॉबी डांसिंग है और वे है 34%, अकाउंटिंग फॉर 34%। दिस इज फॉलोड बाय फोटोग्राफी 27% एंड सिंगिंग कंप्राइजेस 19%। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्लेइंग और योगा जो है वो सबसे मतलब बहुत कम बच्चों की हॉबीज है, तो इसका मतलब ये लीस्ट प्रिफर्ड है। ठीक है, हॉबी, बस हमें बॉडी यही करनी थी कि बॉडी में हमें 5 लाइन लिखनी है, 5-6 लाइन लिखनी है, तो बॉडी में आप इस डाटा को आराम से मेंशन कर दोगे, वर्ड आपके पास है, डाटा यहाँ दिया गया है, वर्ड को बस जोड़ देना है। और कंक्लूड आप क्या करिएगा, कंक्लूड में आप मीनिंग देखिए कि ठीक है इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि डांसिंग और फोटोग्राफी बहुत ज्यादा है और योगा के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम है। तो डांसिंग और फोटोग्राफी ये क्रिएटिव चीजें हो गई, फन चीजें हो गई, ये एंटरटेनिंग चीजें हो गई, या ज्यादा रिफ्रेशिंग हो गई, तो लोग इसके तरफ ज्यादा झुकाव है, जबकि योगा जो है, योगा की तरफ उनका झुकाव कम है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसमें आपको बताया गया है कि किसी शहर में, मान लेते दिल्ली, तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की क्या क्या वजह है, 4 वजह आपको दिए गए हैं, और उनके उनसे होने वाला एयर पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है वो दिया गया है। जैसे एयर पोल्यूशन में 50% कंट्रीब्यूशन व्हीकल्स का है, फिर इंडस्ट्रीज और वेस्ट से 20-20%, यानी दोनों का बराबर ही कंट्रीब्यूशन है, और सबसे कम कंस्ट्रक्शन का है 10%। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया।
इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी के ऊपर आते हैं कि ठीक है, बॉडी में क्या लिख सकते हैं? बॉडी में हम लिख सकते हैं कि द डाटा रिवील्स दैट व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन accounting for 50%. This is followed by industrial activities and waste burning, both comprising 20% each. And लास्टली आप लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन अकाउंटिंग फॉर 10% या कंट्रीब्यूटिंग 10% टू द एयर पॉल्यूशन। ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या है? डाटा आपको ऐसा क्यों दे रहा है? बस ये समझने के लिए कि हाँ, इन इन कारणों से पॉल्यूशन होती है। आपको बस पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन क्यों हो रही है, या कुछ और वजह है? ये डाटा क्या बताना चाह रहा है आपको? डाटा ये बताना चाह रहा है कि व्हीकल्स पे, वेस्ट बर्निंग पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ से एयर पोल्यूशन को हमें कम करना चाहिए, उसकी रोकथाम करनी चाहिए, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। तो लास्ट में आप ऐड करिएगा द डाटा सजेस्ट दैट vehicular pollution, waste burning and industrial activities should be regulated to address the problem of air pollution in metropolitan cities in India। ठीक है, आगे आ जाते हैं इस टाइप के सवाल पे। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए कि द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल। सीधा समझिए कि प्लास्टिक के यूज पर अगर आप बैन लगा रहे हो तो वो इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता है, वो आप नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक पे आप बैन नहीं लगा सकते, मतलब लगाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स जो है, ये जो पैकिंग मटेरियल है, इसीलिए आई है ताकि आपका जीवन आसान हो सके। ये आपके जीवन को कन्वीनियंट बना देती हैं, तो इसीलिए इनको बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस सवाल का समाधान निकालने के लिए हमारे पास है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। कैसे काम करती हैं चीजें, पहले इसको समझते हैं। थीसिस का मतलब है कोई क्लेम, कोई स्टेटमेंट आपने दे दिया कि स्टेटमेंट हमने दे दिया कि व्हीकल से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। एंटीथेसिस क्या है? इसका उल्टा आप सोचोगे कि व्हीकल से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन व्हीकल्स हमारे लिए यूजफुल भी तो है, हम व्हीकल्स को हटा भी तो नहीं सकते हैं, और व्हीकल्स के अलावा और भी सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन तो है। हाँ है तो कोई सिंथेसिस करिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए कि दोनों ही बातें हो जाए। व्हीकल्स यूज में भी रहे लेकिन व्हीकल से एमिशन भी कम हो। अच्छा, तो हम ग्रीन व्हीकल्स की तरफ ये कर सकते हैं, ग्रीन व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर सकते हैं, या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को कम कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर थीसिस है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आपके लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, शॉपिंग करने के लिए अच्छा है, सामान को स्टोर करने के लिए अच्छा है, कैरी करने में भी आसान है, अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंटीथेसिस, ये नुकसान भी तो कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, ये वाइल्ड लाइफ को नुकसान कर रहा है, ये सीवेज सिस्टम को नुकसान कर रहा है, बर्न करने पे एयर पोल्यूशन इससे होता है, तो नुकसान तो है इससे। तो कोई बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता यही है कि हमारा दोनों काम हो जाए, हमारी लाइफ भी कन्वीनियंट हो जाए, पॉल्यूशन भी ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया बीच का रास्ता। इस तरह से ऐसे जितने भी सवाल रहेंगे आर्गुमेंट वाले, वो आप थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस से करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस पे। अब ये देखिए, एक सर्वे है, तो सर्वे शब्द देखते ही आप सीधा समझ जाइएगा कि द गिवन सर्वे या द सर्वे कंडक्टेड बाय बडिंग माइंड। या क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो उसमें सब लिखा हुआ है। सर्वे कंडक्टेड बाय बडिंग माइंड वे शो कर रहा है हाउ मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल हैज बीन अफेक्टेड इन मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ वहां से जोड़ देना, जो अच्छा अच्छा वर्ड आपको लगे बस उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी क्या है? मैंने आपको बताया है कि सारा डाटा केयरफुली यूज करना है। तो बॉडी यही है कि 4324 यंग पीपल ने सर्वे में भाग लिया। आउट ऑफ 4324 यंग पीपल, अब आ जाइए डाटा पे।
ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हमें जाना है। तो 41% ने कहा कि उनका मेंटल हेल्थ बिट वर्स है, थोड़ा खराब है। 29% ने कहा बहुत ही खराब है। 16% ने कहा नो डिफरेंस। जबकि 9%, अब यहाँ उल्टा आ गया। अब तक बोल रहे थे कि खराब है, लेकिन अब इधर उल्टा आ गया, अब बेहतर वाले आ गए। तो इन कॉन्ट्रास्ट 9% कह रहे हैं कि बिट बेटर है और 5% कह रहे हैं मच बेटर है। तो हमें कंक्लूजन क्या देना है? कंक्लूजन इधर ऑलरेडी है। कैसे? अब फर्स्ट लाइन पढ़िए, स्ट्रेस एंड प्रेशर समटाइम्स हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन यंग एडल्ट्स। सर सर्वे हुआ, सर्वे में यही बात तो निकल के आई है। तो इस डाटा में यही तो बताया गया है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द सर्वे ना। हमें तो बस उसी चीज को लिख देना है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, स्ट्रेस और कंपटीशन से मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों पर ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, कि स्ट्रेस एंड कंपटीशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ यंग एडल्ट्स। ठीक है, बस कनेक्ट कर देना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स लेना है, जोड़ देना है और एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दे देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 का ऑप्शनल था। यहाँ पर देखिए, दो कंपनीज हैं, एबीसी और XYZ करके हैं। ठीक है, तो 2019 में कितने यूजर्स हैं, मतलब कितने लोग उनका सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में एबीसी के यूजर कम थे। ठीक है, मतलब ऑन दी अदर हैंड XYZ के ज्यादा थे। तो 2020 में भी XYZ के ज्यादा हैं, लेकिन 21 में चेंज हो गया। यही तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। 21 में चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि अब एबीसी के यूजर्स XYZ से ज्यादा हो गए। कितने हो गए आप बता सकते हो? कि लगभग ये 600 है और XYZ का लगभग 500, 600 के बीच में है, 550 है। 2022 में अगेन यहाँ पर थोड़ा और मार्जिन से बढ़ गया है। अब एबीसी का कितना हो गया है? ऑलमोस्ट 800, और जो ये है XYZ, इसका ऑलमोस्ट 700 है, यानी 100 यूजर्स का यहाँ पर गैप आ गया है। तो कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि दोनों के ही सेल्स बढ़ रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ग्राफ ग्राफ दोनों का ही ऊपर जा रहा है। बट ओवर द ईयर्स, कंपनी या ऑनलाइन शॉपिंग साइट एबीसी हैज गेन्ड मोर यूजर्स देन इट्स काउंटर पार्ट XYZ। समझ गए? आसान है, बहुत आसान है। अब 2025 पे चलते हैं। यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है। टेबल में बताया गया है कि कैसे डिजिटल डिवाइसेस के आने से जो लर्निंग है वो क्लासरूम लर्निंग से अब ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो गई है। हमसे पूछा गया है कि कुछ बेनिफिट बता दो, कुछ चैलेंजेस के बारे में बता दो और फिर रैप कर दो। ठीक, तो हमने ये कहा कि ये जो गिवन टेबल है, टेबल में ही है। तो द गिवन टेबल shows, what does it show? It shows how technology has transformed teaching and learning. ओके, अब सारी चीजें क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ कंक्लूजन के लिए भी तो बचाना है, इसी में से तो कंक्लूजन निकलेगा। अब हम आगे आते हैं, डाटा ऐड कर रहे हैं कि 2017 में टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट 26 था। अब 2018 में इट इंक्रीज्ड टू 43, 2019 में एंड 2020 में ये स्टीडीली एक समान बढ़ती चली गई और 76 हो गई। अब अभी तक तो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे थे, अब बहुत तेज नंबर बढ़ गया। तो इन 2021 देयर has been a significant rise in the number of enrollment from 76 to 143, which peaked to 189 in 2022. अब बेनिफिट पूछा गया है, अपने डाटा तो मेंशन कर दिया, बट बेनिफिट पूछा गया है ना। अच्छा, एक चीज मैं इधर ऐड कर देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए पेंसिल से या पेन से, आप उस पे ये देख लीजिए कि मुझे डिमांड क्या क्या है। जैसे एनालिटिकल पैराग्राफ तो लिखा है, तो मुझे डिमांड क्या क्या है। तो एक आप देखो कि इधर बेनिफिट पूछा है, एक इधर चैलेंजेस पूछा है, उसको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या रहेगा ना, आपके ध्यान में ये बातें रहेंगी कि मुझे क्या क्या चीजें इसमें मेंशन करनी है। बट हाँ, वर्ड लिमिट भी है, तो आप
शॉर्ट में सारी चीज़ों को लिखिएगा, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना है। पैराग्राफ आप लिख रहे हो ना, तो आप कुछ बेनिफिट लिखोगे, कुछ चैलेंज लिखोगे, और जैसा मैंने कहा, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो आप लिखोगे हाँ टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं, एक्सेसिबल हो गया है, अफोर्डेबल हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजी से एजुकेशन एक्सेसिबल हो गया है, अफोर्डेबल हो गया है, रिमोट प्लेसेस तक, गांव शहर तक पहुंच पा रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, सभी लोगों को इसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो नेटवर्क के कई बार इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन एक दो बातों को मेंशन करके आप सिंथेसिस लिख दीजिए कि दोनों ही बातें हो जाए, फायदा भी हो जाए, और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम एड्रेस भी कर दे। तो हम लिखिए, आप लिखिएगा कि वाइल इट इज ट्रू कि एजुकेशन जो है कि जो ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ने क्या किया है, ऑनलाइन लर्निंग को बहुत ही स्मूथ कर दिया है, इफेक्टिव बना दिया है। लेकिन जो परसिस्टिंग चैलेंजेस हैं, दे शुड बी एड्रेस्ड। इसमें ऑप्शनल सवाल ये आया था कि आपको एआई के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स के बारे में लिखना था। कुछ दिए गए हैं, कुछ हिंट इसमें दिया गया है, उसी को यूज करके आपको बेनिफिट और ड्रॉबैक लिखना है। अगेन द सेम थिंग कि अगर फायदे नुकसान की बात हो रही है तो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस में आप क्या लिखोगे, एआई के बारे में बताओगे कि हाँ एआई जो है एक तरह से मशीन लर्निंग है। एआई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो मशीनों द्वारा देखी जाती है। इसने हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। किन किन क्षेत्रों में प्रभावित किया है, तो ठीक है, अभी हमने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में इसने प्रभावित किया है। एआई से आप देख रहे हो कई सारे वीडियोस जनरेट किए जाते हैं। एआई से ऑनलाइन सेल्स में भी फायदा लिया जा रहा है। एआई से सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है। एआई गूगल मैप्स में क्या है कि आप शॉर्टेस्ट रूट देख सकते हो, लेस ट्रैफिक वाले रूट देख सकते हो। नॉलेज एट आवर फिंगर टिप, बस जाना है एआई पे, कुछ भी कोई भी बात आप सर्च कर सकते हो और ये तुरंत आपको ला करके जानकारी दे देगा। उसके बाद चैलेंजेस है, कैन नॉट होली रेप्लिकेट ह्यूमंस, क्योंकि एआई हर काम नहीं कर सकता, ह्यूमंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ह्यूमंस की जगह नहीं ले सकता ये। ठीक है, वो इमोशन कहाँ से लाएगा, एआई नहीं लाएगा। इसके अलावा एआई के चलते ही साइबर क्राइम हो रहा है। अगर आप थोड़ा न्यूज़ अपडेट रखते हो तो आपने सुना होगा पर्सनैलिटी राइट्स जो है सेलिब्रिटीज के, जैसे कि सलमान खान का जो फोटो है उसको किसी ने क्या किया, एआई के जरिए उसको इस्तेमाल कर लिया और उसको मार्केटिंग में अपना यूज कर रहा है। तो दिस इज क्या, पर्सनैलिटी थेफ्ट। वैसे ही डिजिटल फ्रॉड किए जाते हैं, आपकी आवाज का नकल कर लिया जाएगा और उससे क्या किया जाएगा, डिजिटल फ्रॉड किया जाएगा, साइबर फ्रॉड कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या, तो बीच का रास्ता सिंथेसिस। बीच का रास्ता ये है कि एआई के कुछ बेनिफिट हैं, हमें उन बेनिफिट को रीप करना चाहिए, while simultaneously addressing its drawbacks। ड्रॉबैक्स को एड्रेस करने के लिए आप बता सकते हो कि हाँ हमें लॉज बनाने चाहिए, हमें रेगुलेशंस करने चाहिए, हमें डिजिटल अवेयरनेस करने चाहिए। ठीक है, so this sums up the idea of this video. I hope you found this video really helpful. अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।